हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी की सहायक पुस्तक कृतिका से दूसरे पाठ, ये दूसरा पाठ है, साना साना हाथ जोड़ी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर का यहाँ पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, किसी भी पाठ को, प्रश्न उत्तर को पूरा समझने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखा करें, क्योंकि पूरा वीडियो देखने पर ही सही प्रश्न उत्तर, सही व्याख्या समझ में आती है। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए बिना देरी किए हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो पाठ है, ये जो इसको लिखा है, मधु कांकरिया जी ने इसको लिखा है। मधु कांकरिया इसकी लेखिका हैं और इन्होंने क्या वर्णन इसमें किया है ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो साना साना हाथ जोड़ी जो है, ये एक यात्रा वृत्तांत है। ये हिंदी साहित्य की एक विधा है, यात्रा वृत्तांत। इसमें लेखक जो अपनी यात्रा करता है, उस यात्रा का पूरा वर्णन लिखता है, उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो ये साना साना हाथ जोड़ी जो ये पाठ है, ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसकी लेखिका मधु कांकरिया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने अपनी सिक्किम की यात्रा पे गई थी और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य व हिमालय के विराट व भव्य रूप का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन इसमें किया गया है। साना साना हाथ जोड़ी का मतलब है छोटे छोटे हाथों से प्रणाम करना। तो आइए इस जो यात्रा वृत्तांत के जो प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया आगंतुक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इम्पोर्टेंट भी बताता रहूंगा साथ साथ। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया आगंतुक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। उत्तर देखेंगे, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया आगंतुक लेखिका को अपनी ओर इस तरह सम्मोहित कर रहा था कि लेखिका को ऐसा लग रहा था मानो आसमान उल्टा पड़ा हो और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हों। उन जादू भरे क्षणों में लेखिका का सब कुछ स्थगित था। उन्हें सब कुछ अर्थहीन सा महसूस हुआ और उनके भीतर बाहर शून्य व्याप्त हो गया। वे सभी इंद्रियों से परे उस जादुई रोशनी में डूब गई। एक और महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर देखेंगे, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां के सभी लोग मेहनती और परिश्रमी हैं। उन्होंने इस पर्वतीय स्थल को अपनी मेहनत के बल पर इतना खूबसूरत और सुगम बना दिया है कि वहां की सुबह शाम दिन रात सभी मनमोहक होते हैं। वहां के स्त्रियां पुरुष सभी कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए इसको मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे सामने आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप समझ लीजिए, जो मैं इम्पोर्टेंट बताता हूं उसी में से परीक्षा में आएगा। इसके लिए मैं अलग से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखें, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो इसका उत्तर देखेंगे कि जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो पताकाएं, झंडियां फहराते हैं। तो वो झंडियां लगाते हैं, पताकाएं फहराते हैं। तो वो क्यों फहराते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है
कि श्वेत रंग की पताकाएं, मतलब सफेद रंग की जो पताकाएं होती हैं, झंडियां होती हैं, वो किसी बुद्धिस्ट की, जो बौद्ध धर्म को मानने वाला है, उसकी मृत्यु पर फहराई जाती हैं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर के बाहर किसी वीरान स्थान पर मंत्र लिखी हुई 108, कितनी, 108 108 पताकाएं फहराई जाती हैं, जिन्हें कभी उतारा नहीं जाता, जिन्हें उतारा नहीं जाता, वे धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। और किसी शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए रंग बिरंगी रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी, लिखिए। तो जितेन नार्गे एक गाइड था जो कि घुमाने का काम कर रहा था, जगह के बारे में बता रहा था। तो वो गाइड जितेन नार्गे उसका नाम था। तो जितेन ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहां के जनजीवन की जानकारियां इस प्रकार दी। किस प्रकार दी, देखिए। उन्होंने बताया कि सिक्किम में गंगटोक से लेकर युमथांग तक तरह तरह के फूल हैं, फूलों से लदी वादियां हैं। फिर बताया शांत और अहिंसा के मंत्र लिखी ये श्वेत पताकाएं जब यहाँ किसी बुद्ध के अनुयायी की मृत्यु होती है तो फहराई जाती हैं, लगाई जाती हैं, और इनकी संख्या 108 होती है। और रंगीन पताकाओं के बारे में बताया कि रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य के शुरू होने पर लगाई जाती हैं। फिर बताया कवि लॉन्ग स्टॉक यहाँ पर इस जगह पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। जो पुरानी गाइड फिल्म है, आपने नहीं देखी होगी तो देखिएगा, बहुत पुरानी फिल्म है ये, देवानंद साहब की ये पुरानी फिल्म है, तो इसको आप देखिएगा, मिल जाएगी यूट्यूब में, आपको मिल जाएगी। अब आता है 5वां नंबर, यह धर्म चक्र है अर्थात प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। नंबर 6, यह पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी चिकना चर्बीला आदमी नहीं मिलता है, चर्बी वाला और चिकना आदमी कोई नहीं मिलता पहाड़ में। नार्गे ने बताया उत्साहित होकर कटाव के बारे में बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। और क्या बताया जितेन नार्गे ने, जितेन नार्गे ने बताया कि युमथांग की घाटियों के बारे में बताया कि बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर हमारे सामने आया है, यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह है लॉन्ग स्टॉप में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। तो इसको जरूर याद कीजिएगा। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है, इसे घुमाने से पर सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की यह बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में भी यही धारणा है कि गंगा में नहाने से क्या होता है, सारे पाप धुल जाते हैं। उसे लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है, सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद उनकी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं एक सी ही हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। उत्तर इसका देखेंगे कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। तो जितेन नार्गे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था, मतलब वो ड्राइवर भी था और गाइड भी था। वह नेपाल से कुछ दिन पहले आया था, जिसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी, क्षेत्र से सुपरिचित था। वह ड्राइवर के साथ साथ गाइड का कार्य भी कर रहा था। उसमें प्रायः गाइड के वे सभी गुण विद्यमान थे जो अपेक्षित हैं, मतलब जो जरूरी हैं। गाइड में कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो है एक कुशल गाइड में उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए, वह नार्गे में
सही सम्यक रूप से थी, अच्छी तरह से थी। गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था, अतः कहाँ रुकना है यह निर्णय वह स्वयं ही करने में समर्थ था। ठीक है, उसे कुछ सलाह देने की आवश्यकता नहीं थी। आगे, गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए, जो उसमें थी। वह अपनी वाक्पटुता से लेखिका को प्रभावित करता था। जैसे बोलता था, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। नंबर 4, एक सुयोग्य गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की भी जानकारी रखता है और संवेदनशील भी होता है। नंबर 5, वह पर्यटकों में इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ नाच उठता है और सैलानी भी नाच उठते हैं। इस तरह आत्मीय संबंध गाइड बना लेता है। कुशल गाइड वाक्पटु होता है, वह अपनी वाक्पटुता से पर्यटन स्थलों के प्रति जिज्ञासा बनाए रखता है। पताकाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर नार्गे उस स्थान के महत्व को बढ़ा देता है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखना है। तो इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल प्रवर्तित होते रूप को देखा। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियां विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं। घाटियां गहराते गहराती पाताल नापने लगती हैं। वादियां चौड़ी होने लगती हैं, जिनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी हुई नजर आती है। जलप्रपात जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बल खाती सी निकलती है तो मन को मोह लेती है। हिमालय कहीं हरियाली के कारण चटक हरे रंग की मोटी चादर सा नजर आता है, तो कहीं पीलापन लिए नजर आता है, कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला नजर आता है। प्रश्न संख्या 8 है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? तो लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? लेखिका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन, किसी ऋषि की तरह शांत होकर वह सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। वह रोमांचित थी, पुलकित थी। जो उसे आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने जैसा आभास हो रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हो। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हों। उसका मन हुआ कि अनंत समय तक वह ऐसे ही बैठी रहे और इस झरने की पुकार सुनती रहे। प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि यही चलायमान सौंदर्य जीवन का आनंद है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? तो उत्तर देखेंगे कि प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर कोमलांगी पहाड़ी औरतों का दृश्य झकझोर गया। उसने देखा उस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे और कईयों की पीठ पर डोको बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे थे। यह विचार उसके मन को बार बार झकझोर रहा था कि नदी, फूलों, वादियों और झरनों के ऐसे स्वर्गिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग जारी है। बच्चों, ये बहुत बड़ा पाठ है, तो बड़ा पाठ है तो इसमें प्रश्न भी 15-16 हैं, तो पूरा वीडियो अवश्य देखें। अगला प्रश्न है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। तो किन किन लोगों का योगदान होता है?
सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में निम्न लोगों का योगदान सराहनीय होता है। कौन कौन से लोग? वे सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न हैं, जो व्यवस्था में लगे हुए हैं। नंबर 2, वहाँ के स्थानीय गाइड जो उस क्षेत्र की सर्वथा जानकारी रखते हैं। 3, वहाँ के स्थानीय लोग जो सैलानियों के साथ रुचि से बातें करते हैं। ये सब जरूरी है। वे सहयोगी यात्री जो यात्रा में मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं और कभी निराश नहीं होते, उत्साह से भरपूर होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर देखेंगे, किसी देश की आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अधिक अप्रत्यक्ष योगदान देती है। आम जनता के इस वर्ग में मजदूर, ड्राइवर, बोझ उठाने वाले, फेरी वाले, कृषि कार्यों से जुड़े लोग आते हैं। अपनी योमथांग की यात्रा में लेखिका ने देखा कि पहाड़ी मजदूर औरतें पत्थर तोड़कर पर्यटकों के आवागमन के लिए रास्ते बना रही हैं। इससे यहाँ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिसका सीधा सा असर देश की प्रगति पर पड़ेगा। इसी प्रकार कृषि कार्यों में शामिल मजदूर, किसान फसल उगाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है। वृक्षों को काटकर पर्वतों को नंगा किया जा रहा है। शुद्ध पवित्र नदियों को विविध प्रकार से प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। नगरों का, फैक्ट्रियों का गंदा पानी पवित्र नदियों में छोड़ा जा रहा है। सुख सुविधा के नाम पर पॉलीथीन का अधिक प्रयोग और वाहनों के द्वारा प्रतिदिन छोड़ा धुआं पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है। इस तरह प्रकृति का गुस्सा बढ़ रहा है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ को रोकने के लिए हम सहयोग दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? वर्तमान में खड़े वृक्षों को ना काटें और ना काटने दें। यथासंभव वृक्षारोपण करें और दूसरों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें। वाहनों का प्रयोग यथासंभव कम करें। सब्जी लाने और व्यर्थ सड़कों पर घूमने में वाहनों का उपयोग ना करें, पैदल ही जाएं। पॉलीथीन, अवशिष्ट पदार्थों तथा नालियों के गंदे पानी को नदियों में न जाने दें। आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, उनको लिखना है। तो लेखिका को उम्मीद थी कि उसे लायुग में बर्फ देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम हो गया है, अतः उन्हें 500 मीटर ऊपर कटाव में ही बर्फ देखने को मिल सकेगी। प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। स्नोफॉल की कमी के कारण नदियों में जल प्रवाह की मात्रा कम होती जा रही है। परिणाम स्वरूप पीने योग्य जल की कमी सामने आ रही है। प्रदूषण के कारण ही वायु प्रदूषित हो रही है। महानगरों में सांस लेने के लिए ताजा हवा का मिलना भी मुश्किल हो गया है। आपने सुना होगा, समाचारों में सुना होगा कि दिल्ली में जो है प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है, और अब तो उत्तराखंड में भी, देहरादून में प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया है। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। सांस संबंधी रोगों के साथ साथ इससे क्या हो रहा है, कैंसर और उच्च रक्तचाप की बीमारियां बढ़ रही हैं। मतलब हाई बीपी की बीमारी बढ़ रही है। बीपी की बीमारी जिसको आप बोलते हैं, वो बढ़ गई है। और क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं,
कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कटाव को अपनी स्वच्छता और सुंदरता के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, या उससे भी अधिक सुंदर। यह सुंदरता आज इसलिए विद्यमान है कि यहाँ कोई दुकान आदि नहीं है। यदि यहाँ भी दुकानें खुल जाएं, व्यवसायीकरण हो जाए, तो इस स्थान की सुंदरता जाती रहेगी। इसलिए कटाव में दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। ठीक है, क्यों वरदान है? मनुष्य सुंदरता को देखकर प्रसन्न होता है तो मनुष्य ही सुंदरता को बिगाड़ता है। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन न कर प्रयुक्त चीजों के अवशिष्ट को जहां तहां फेंक कर सौंदर्य को ठेस पहुंचाए बिना नहीं रहता है। कटाव में दुकान न होने से व्यवसायीकरण नहीं हुआ है, जिससे क्या हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों की संख्या सीमित रहती है, जिससे यहाँ की सुंदरता बची है। जैसे दुकानें आदि खुल जाने से अन्य पवित्र स्थानों की सुंदरता जाती रही है, वैसे ही कटाव की सुंदरता भी मटमैली हो जाएगी। प्रश्न संख्या 15 है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो प्रकृति ने जल संचय की बड़ी अद्भुत व्यवस्था की है। इंपॉर्टेंट, आप मान लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकृति सर्दियों में पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में गिरकर जल का भंडारण करती है, और हिममंडित पर्वत शिखर एक प्रकार के जल स्तंभ हैं जो गर्मियों में जलधारा बनकर करोड़ों कंठों की प्यास बुझाते हैं। नदियों के रूप में बहती यह जलधारा अपने किनारे बसे नगर गांवों में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई का काम करती है, और अंततः सागर में जाकर मिल जाती है। सागर से जल वाष्प बादल के रूप में उड़ते हैं और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में बरसते हैं। इस प्रकार जल चक्र द्वारा प्रकृति ने जल संचयन तथा वितरण की व्यवस्था की है। एक और अंतिम प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है और अंतिम प्रश्न भी है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? तो देश की सीमाओं पर बैठे फौजी उन सभी विषमताओं में जूझते हैं जो सामान्य जनजीवन के लिए अति कठिन है। कड़कड़ाती ठंड, जहां का तापमान माइनस में चला जाता है, शून्य में चला जाता है, शून्य से नीचे माइनस में चला जाता है, जहां पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, वहां भी फौजी वहां भी फौजी जो है तैनात रहते हैं। इसी तरह वे शरीर को तपा देने वाली गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में रहते हुए हाँप हाँप कर अनेक विषमताओं से जूझते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं। उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है? उनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उनका सम्मान करें, उन्हें देश की प्रतिष्ठा और गौरव को अक्षुण्ण रखने वाले महारथी के रूप में आदर दें, सम्मान दें। उनके और उनके परिवारों के प्रति सम्मानीय भाव तथा आत्मीय संबंध बनाए रखें। सैनिकों के दूर रहते हुए उनके हर कार्य में सहयोगी बने, उनके अकेलेपन का एहसास उनको ना होने दें तथा उन्हें निराशा से बचाएं। मित्रों, इस प्रकार से हमने साना साना हाथ जोड़ी पाठ के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन किया। आप इन प्रश्न उत्तरों को याद कीजिए और परीक्षा में अच्छे अंक लाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।